अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैस अनवर है और प्रीवियसली हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 में पोल्यूशन की। जो एयर पोल्यूशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। इसके अंदर एक वाटर पोल्यूशन है, एक लैंड पोल्यूशन है एंड देन वी विल टॉक अबाउट नॉन मटीरियल पोल्यूशन। ना वाटर पोल्यूशन का मतलब ये है कि एनी टाइप ऑफ एक्वाटिक कंटामिनेशन, ठीक है। पोल्यूशन फ्रेश वाटर की भी हो सकती है, सी वाटर की भी हो सकती है। दोनों तरह की वाटर पानी के अंदर, या तो फ्रेश वाटर के अंदर जो मीठा पानी होता है या फिर समंदर का जो पानी होता है उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ऐड हो जाना जो कि अनडिज़ायरेबल हो, जो कि हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करे वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तीन सोर्सेस हैं कि जहाँ से जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो अनडिज़ायरेबल मटेरियल है वो ऐड होता है वाटर के अंदर। एक डोमेस्टिक, एक इंडस्ट्रियल और एक एग्रीकल्चर। तो इनके ऊपर थोड़ा सा तफसील से बात होगी। ये सोर्सेस दिखाए हुए हैं यहाँ पे ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के। जो मिट्टी के अंदर पानी होता है, ग्राउंड के अंदर पानी होता है, वो किस किस तरह से कंटामिनेट होता है ना। जो पोल्यूटेंट्स एंटर होते हैं वाटर के अंदर, मैं बता चुका हूँ, एक तो इंडस्ट्री से आते हैं, एक एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, एक आपका डोमेस्टिक होता है। इसके अलावा एरोजन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑयल स्पिल्स हैं, जो समंदर के अंदर जो टैंकर्स वगैरह होते हैं, जो शिप्स होती हैं, जो ऑयल टैंक्स होते हैं वो लीक कर जाते हैं। माइन ड्रेनेज है। इसके अलावा फिशिंग वेसल्स जो हैं उनसे जितना भी वेस्ट होता है वो समंदर के अंदर आता है। तो ये सारे के सारे सोर्सेज हैं जिनसे जो आपका समंदर का पानी है, जो कि वाटर है, वो आपका पॉल्यूट हो रहा है ना। इनमें से बहुत सारे वेस्ट ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री से आते हैं और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में से कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री हैं जिनसे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और वो केमिकल्स यूज़ होने के बाद उनके लिए वेस्ट हो जाते हैं और वो वेस्ट जो है वो डिस्चार्ज कर देता है। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल जो है वो लीक होते हैं, लाइक पेपर इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, केमिकल्स की इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम और स्टील की इंडस्ट्री है। इनसे जो वेस्ट निकलता है वो ये शामिल कर देते हैं वाटर के अंदर, समंदर में बहा देते हैं, या जो भी वाटर का सोर्स जा रहा होता है, नदी नाला जो जा रहा होता है उसके अंदर डाल देते हैं ना। कंटेमिनेशन जो है, फ्रेश वाटर की जो कंटेमिनेशन है, ये जो हमारे साहिली पट्टी होती है उनकी जो कंटेमिनेशन है, उसका जो मेन सोर्स है वो सीवेज है। जो हमारे घरों से जितना भी वेस्ट मटेरियल जो है वो निकल रहा होता है, जो नालियों से पानी जा रहा होता है, वो जो है ये मेन सोर्स है कंटेमिनेशन का, किसके अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर। और जो हमारे जो साहिली पट्टी है उसकी जो कंटेमिनेशन है, सेवेज के अंदर यूजुअली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि जिनको तोड़ा जा सकता है, यानी जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं होती। लेकिन ह्यूमन फीकल मैटर जो होता है, हमारी बॉडी से जो फीकल मैटर रिलीज़ होता है, जो वेस्ट मटेरियल रिलीज़ होता है, वो बायोडिग्रेडेबल होता है। उसके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वर्क करके उसे फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो पोल्यूटेंट्स आते हैं सेवेज के अंदर, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं लाइक ह्यूमन फीकल मैटर है, या एनिमल का वेस्ट आ रहा है, या कुछ डिज़ोल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है या यूरिया है, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं बायोडिग्रेडेबल होती हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद हो तो फिर ये मसला क्रिएट करती हैं। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जिसमें नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, डिटर्जेंट्स जो आपके रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ आयन्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इतना ज़्यादा हैज़र्डस नहीं है अगर स्मॉल अमाउंट के अंदर मौजूद हो। बट अगर यही चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद है, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए लार्ज क्वांटिटी के अंदर, तो फिर ये बायोडिग्रेडेबल नहीं रहती। फिर ये मिलकर जो है वो क्लम्प्स बना लेती हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ बना लेती हैं वेस्ट के, और फिर ये पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। इसके अलावा पोल्ट्री फीडिंग ऑपरेशंस जो है हमारे पास, उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है वो पानी के अंदर शामिल होता है, जिसमें एनिमल वेस्ट होता है। इसके अलावा आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं जो कि फसलों से आ रहे होते हैं, ये सारा जो है ये एग्रीकल्चर पोल्यूशन के अंदर आता है। यानी वाटर के सोर्सेज के अंदर, वाटर के पोल्यूशन के अंदर एक तो म्यूनिसिपल है, एक इंडस्ट्रियल है, और तीसरा क्या था, तीसरा एग्रीकल्चर सोर्सेज है। तो एग्रीकल्चर के अंदर ये फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं। इसके अलावा एनिमल का वेस्ट भी एग्रीकल्चर में आ जाता है, और पोल्ट्री फीडिंग ऑपरेशंस जो हैं उनसे जितना भी वेस्ट आ रहा होता है वो भी यहीं से आ जाता है। वाटर जो है वो इरिगेटेड फील्ड से आपका जो है वो लीक होता है। आप फसलों के अंदर इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स, उन फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। फिर जब उनके ऊपर बारिश पड़ती है या उनके ऊपर आप पानी डालते हैं तो वो पानी लीक होता किसी जो है वो स्ट्रीम के ज़रिए होता हुआ जो है वो समंदर के अंदर आ जाता है, या फ्रेश वाटर के किसी बॉन्ड के अंदर आ जाता है। तो ये फर्दर प्रॉब्लम्स कॉज करता है। इससे क्या प्रॉब्लम्स होती है मैं आगे जाके अभी आपको बताऊँगा। एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, या जिसे हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं, तो वो इन्हीं फर्टिलाइजर्स की लीकिंग की वजह से होती है। इसके अलावा ऑफशोर ऑयल लीक्स, ये ऑयल लीक्स जो है ये समंदर के अंदर जो तेल ले जाने वाले जो टैंक्स वो होते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उनके थ्रू जो है वो ऑयल लीक्स हो जाते हैं। ये भी पोल्यूट करते हैं वहाँ की जितनी भी जो लाइफ है, समंदर की जितनी भी लाइफ है, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके लिए जो है ये प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। तो ओशियानिक पोल्यूशन से हो ये रहा है कि जितनी भी मरीन बायोटा है, यानी जितनी भी मरीन की लाइफ है,
प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियसली अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, एक हमारे पास सोर्स है जिसे हम कहते हैं पोल्यूशन का सोर्स है जिसे हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कहते हैं। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का मतलब इंडस्ट्री से जितना भी मटेरियल डिस्चार्ज हो रहा है, तो बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो कि वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ये इंडस्ट्री से या इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से आते हैं हमारे पास। लाइक एसिड माइन है, ड्रेनेज है, सरफेस इरोजन है, इसके अलावा हार्बिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, रेडियो एक्टिव फॉल है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं। एटॉमिक एक्सप्लोजन से जो फॉल आउट होता है, जब भी एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मटेरियल है जो कि हवा में शामिल हो जाता है और फिर वो वापस आता है पानी के साथ। इसके अलावा ऑयल स्पिल्स के बारे में बात कर चुके हैं। केमिकल टैंक्स के सारे के सारे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जो डिफरेंट जगहों से हमारे पास रिलीज़ होकर आ रहे हैं। इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का मैं बता चुका हूँ। आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं किसके अंदर, फसलों के अंदर। इसके अलावा आप कीड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। ये तमाम के तमाम केमिकल्स पहले आपकी खेत के अंदर होते हैं, फिर जब वहाँ पे पानी पड़ता है या तो बारिश से या फिर आपने पानी डाला है, वो पानी बहता हुआ जो है वो किसी स्ट्रीम के ज़रिए जो है वो किसी लेक के अंदर शामिल हो जाता है, किसी पॉन्ड के अंदर शामिल हो जाता है और वहाँ का जितना भी बायोटा होता है, वहाँ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ को अफेक्ट करता है। एक प्रॉब्लम जो कि इसी के थ्रू देखने को मिलती है वो यूट्रॉफिकेशन होती है, जिसे आप एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। हमारे पास जो लेक्स होती हैं उनको हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उनके पास कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, कितना मटेरियल अवेलेबल है। एक कहलाते हैं यूट्रॉफिक लेक्स जिनके पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, और एक कहलाते हैं ओलिगोट्रॉफिक लेक जिनके पास कम अमाउंट जो है वो न्यूट्रिएंट्स का मौजूद होता है। अब जो यूट्रॉफिक लेक होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है मिनरल्स की, बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है मटेरियल की, ऑर्गेनिक मैटर की। तो जितना ज़्यादा मटेरियल, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा जो है वहाँ पर प्रोडक्शन होगी, उतना ज़्यादा वहाँ पर जो है वो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। जब वहाँ पर ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज़ करेंगे। पानी के अंदर जो चीज़ ग्रो कर रही है वो पानी से ऑक्सीजन लेगी, तो इसकी वजह से उस वाटर के अंदर जो है, उस लेक के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है। ऑक्सीजन की डिप्लीशन से एक प्रॉब्लम तो ये होती है कि वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अंडर वाटर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक फिशेस हैं वहाँ पर, या जो भी प्लांट्स अंदर मौजूद हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और दूसरा, ऑक्सीजन की डिप्लीशन से कुछ केमिकल्स जो हैं वो हार्मफुल केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक सल्फेट्स हैं, SO4 हैं या नाइट्रेट्स हैं, NO3 हैं, ये टॉक्सिक केमिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक सल्फेट जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो नाइट्रेट्स हैं वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ बढ़ती कैसे है? आपने फर्टिलाइजर्स डाले किसके अंदर, फसल के अंदर, ठीक है, ये आपकी फसल है, आपने यहाँ पे फर्टिलाइजर्स डाले, उसके ऊपर बारिश हुई, बारिश की वजह से ये पानी जो है इसके अंदर फर्टिलाइजर्स मिल गए, भी पानी बहता हुआ आ गया लेक के अंदर। ये लेक है यहाँ पे, इसके अंदर जो है ये पानी बहता हुआ आ गया। अब इस लेक के अंदर जब ये पानी आएगा तो साथ साथ नाइट्रोजन लाएगा, साथ साथ आपके फॉस्फोरस लाएगा, पोटेशियम लाएगा। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि प्लांट्स को भी चाहिए होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो एल्गी को भी चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे जो एल्गी ग्रो कर रहे थे उनको जब ये चीज़ें मिलेंगी तो वो एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। जब ये एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे तो जितना भी पानी है उसके अंदर से ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लगेंगे, क्योंकि दिन के वक्त तो चलो ये इन्वायरमेंट से दिन के वक्त तो ये ऑक्सीजन जो है वो अपनी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, रिलीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन रात के वक्त तो ये ऑक्सीजन यूटिलाइज़ करेंगे। इसके अलावा जब ये डेड होंगे तो इनको तोड़ने के लिए, इनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया आएंगे। वो बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, वो बैक्टीरिया जो हैं वो ऑक्सीजन इसी पानी से लेंगे। तो इस पानी के अंदर ऑक्सीजन की मुसलसल कमी होती जाएगी, जिसकी वजह से अंडर वाटर जो है जितनी भी लाइफ थी वो डैमेज हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम कहलाती है यूट्रॉफिकेशन, या इसको हम एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तब होता है जब फर्टिलाइजर्स जो हैं वो बहते हुए आ जाते हैं किसी लेक के अंदर और वहाँ पर एल्गी जो है उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। तो ये किस में होता है? ये यूट्रॉफिक लेक्स के अंदर होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। जो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स होते हैं उनके अंदर लेस अमाउंट होता है न्यूट्रिएंट का और वो थोड़े से डीपर होते हैं, तो इनके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो कम नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा एक्सेस फास्फोरस जो है वो कहाँ से आ रहा है? एक्सेस फास्फोरस फर्टिलाइजर्स में से भी आता है। हमारे पास एक तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर। तो इसके अंदर फास्फोरस होता है। जो सीवेज हमारा मटेरियल होता है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर फास्फोरस होता है। तो ये एक्सेस फास्फोरस जो है ये भी हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये भी एल्गी की ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो जाता है। और एल्गल ब्लूम जब होगा, बहुत ज़्यादा जब एल्गी ग्रो कर जाएंगे तो वो ऑक्सीजन को डिप्लीट करवा देंगे, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स जितने भी हैं उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, अब आ जाए लैंड पोल्यूशन के ऊपर। लैंड पोल्यूशन जो है ये सॉलिड वेस्ट की वजह से होती है। अब ये वेस्ट कहाँ से आ रहा है? तो आपके घरों से आ रहा है, हाउस होल्ड ट्रैश है। इसके अलावा सीवेज जो है वो भी लैंड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, स्लज है,
वो लैंड में एक्यूमुलेट हो जाता है। गार्बेज है, इतना ज़्यादा कचरा, एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा वेस्ट आता है और इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा वेस्ट आता है। कुछ पानी के अंदर शामिल हो जाता है और कुछ हमारा जो है वो लैंड के अंदर। इतने ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो न्यू बनते जाते हैं, आप उन्हें रिसाइकिल नहीं करते, जिसकी वजह से वो भी ज़मीन के ऊपर एक्यूमुलेट होते जाता है। इतना ज़्यादा कचरा जो घरों से निकलता है वो भी जो है वो लैंड के ऊपर एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से वो लैंड पोल्यूशन कॉज करता है। तो ये जो जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये लैंड को पोल्यूट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलनेस वगैरह होती है। एक तो रीज़न ये है कि आपका जो गार्बेज है वो अगर एक्यूमुलेट होता है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उसमें जो इंसेक्ट्स हैं वो ग्रो करते हैं जो कि वेक्टर के तौर पर बिहेव करते हैं और इंसानों तक बीमारियाँ लेकर आते हैं। दूसरा ये है कि उनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो अगर हमारी बॉडी के अंदर चले जाएँ तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं हमारी बॉडी में नॉर्मली उनको जाकर रोकते हैं। तो एंजाइम के इनहिबिटर के तौर पर वर्क करते हैं वो। जैसे आपके पास कुछ वेस्ट होता है जिसके अंदर मरकरी है, ये मरकरी वही है जो कि आपके थर्मामीटर के अंदर भी होता है। मरकरी है, कैडमियम है, इसके अलावा बेरिलियम है। ये मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये शामिल अगर हो जाएँ किसके अंदर, ज़मीन के अंदर, और उसी ज़मीन के अंदर जो है वो ग्रो कर जाए प्लांट, तो वो प्लांट के अंदर चला जाएगा। ये पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर मछलियों के अंदर चले जाते हैं और इस तरह से ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है। तो इनका अमाउंट अगर एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं उन्हें ये अपना काम करने नहीं देते। जब ये उन्हें अपना काम करने नहीं देंगे तो बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शंस हो रहे हैं वो नहीं हो सकेंगे। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन है, आपका जो लेड है, जो लेड होता है जो कि यूजुअली पेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता था पहले, तो वो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को रोकता है, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको काम करने से रोकता है। इसी तरह से बहुत सारे जो ये मेटल्स हैं ये डिफरेंट आपके एंजाइम्स को रोकते हैं। जब एंजाइम्स अपना काम नहीं कर सकेंगे तो उसकी वजह से ये होगा कि बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस जो है वो नहीं हो सकेंगे। तो डिफरेंट इलनेसेस, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। कुछ जाकर जो है वो डीएनए के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसकी वजह से सेल जो है वो आपस से बाहर भी हो जाएगा, जिसकी वजह से कैंसर तक हो सकता है। कुछ न्यूक्लियर वेस्ट है जो डंप किया जाता है लैंड्स के अंदर, इनकी वजह से भी जो है वो लैंड पोल्यूशन हो रही है, इनकी वजह से कैंसर तक जो है वो इंसानों के अंदर हो रहे हैं। ये थी हमारे पास मटेरियल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। ये मटेरियल पोल्यूशन थी, ये मैटर की वजह से हो रही थी। कुछ हमारे पास नॉन मटेरियल पोल्यूशन होती है जिसके अंदर नॉन मैटर जो है वो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर अनडिज़ायरेबल चेंज लेकर आता है। तो एक तो बहुत कॉमन है रेडिएशन पोल्यूशन, ये एक न्यू प्रॉब्लम है जब से आपके जो है वो आइसोटोप्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, रेडियो एक्टिविटी जो डिस्कवर हुई है, उसके बाद से रेडिएशन पोल्यूशन जो है वो एक तरह की न्यू पोल्यूशन जो है वो आपकी प्रॉब्लम बन गई है। कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं जो कि आपकी स्पेस से आती हैं, एक वो पोल्यूशन है। अच्छा, इसके अलावा एक्सरेज हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो आपके पास मौजूद होते हैं उनसे रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। ये जो एटॉमिक एक्सप्लोजन्स होते हैं, लाइक आपके जो टेस्ट किए जाते हैं, एटॉमिक टेस्ट किए जाते हैं, उनसे भी रेडिएशन निकलती हैं। और दूसरा वॉर के अंदर अगर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर इस्तेमाल किए गए थे, तो उनके भी देर पा असरात जो है वो रहते हैं। ये रेडिएशन इतनी जल्दी जो है वो ख़त्म नहीं होती। इनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। इन रेडिएशंस का मसला ये है कि इन रेडिएशंस में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जब ये जाकर किसी एटम से टकराती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को जो है वो नॉकआउट कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है तो ये एटम कन्वर्ट हो जाता है आयंस के अंदर, तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल इनके अंदर मौजूद होता है। और ये आयंस जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, एटम स्टेबल होते हैं, आयंस अनस्टेबल होते हैं। तो ये जो आयंस हैं ये रिएक्ट करते हैं बॉडी के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ और उन्हें अपना काम करने से रोकते हैं। कुछ हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जो गैमा रेज जो है वो इमिट करते हैं। ये गैमा रेज जो है ये लिविंग टिश्यूज़ को जाकर डैमेज करती हैं। अगेन कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा जिसका जाकर बॉन्ड ब्रेक करवा देंगी, क्योंकि ये जाकर इतनी एनर्जी उसको देती है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो जो एटम है, स्टेबल एटम है, उसको आयंस के अंदर कन्वर्ट करेंगी, वो आयंस आपस में रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से अनवांटेड रिएक्शंस जो है वो बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो नॉन मटेरियल पोल्यूशन के अंदर आती है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ जो है उसे हम कहते हैं अनवांटेड साउंड, ऐसा साउंड जो जिसकी आपकी ख्वाहिश नहीं है। अगर एक गाना है जो कि आपको पसंद है, जो कि प्लीजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है आपके एयर के ऊपर, तो वो हाई वॉल्यूम के ऊपर भी आपको साउंड नहीं लगता, आपको नॉइज़ नहीं लगता। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपको पसंद नहीं है, वो कम आवाज़ में ही बात कर रहा है, तो वो आपको नॉइज़ लगती है। बट नॉइज़ को एक्चुअली डिफाइन किया जाता है कि 80 डेसिबल से ऊपर जो है हमारे पास, डेसिबल जो है ये यूनिट होता है जिसमें नॉइज़ लेवल को मेजर किया जाता है। तो 80 डेसिबल से ऊपर का जो साउंड होता है वो कंसिडर किया जाता है लाउड, वो कंसिडर किया जाता है अनकम्फर्टेबल, और वो हेल्थ के लिए डेंजरस होता है, आपके कानों के लिए भी। अच्छा, ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के ऊपर भी जो है वो नॉइज़ का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इवन कुछ जगहों के ऊपर, कुछ जेल के अंदर जो है वो नॉइज़ का इस्तेमाल किया जाता है टॉर्चर करने के लिए। जो क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे कि स्पाइस वगैरह होते हैं, जो जासूस होते हैं, उनको जब पकड़ा जाता है तो एक तो फिज़िकल
टॉर्चर उनके ऊपर किया जाता है, एक मेंटल टॉर्चर किया जाता है। तो मेंटल टॉर्चर के अंदर उन्हें बिल्कुल ही एक आइसोलेटेड रूम के अंदर रख दिया जाता है जहाँ पे लाइट वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती। और दूसरा नॉइज़ का इस्तेमाल किया जाता है, शोर जो है वो मुसलसल कोई शोर होता है, कोई एक ही साउंड होता है जो मुसलसल प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो उन्हें सुनाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट होती है और इस तरह से उन्हें टॉर्चर किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है ना। ये हमारे पास पूरा एक स्केल बना हुआ है, इसके अंदर ये डिफरेंट नॉइज़ के लेवल्स हैं, ये डेसिबल्स के अंदर यूनिट है और ये दिया हुआ है कि कहाँ से जो है कौन सा सोर्स है जो कि इतना साउंड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे उसको कैटेगराइज किया हुआ है, वेरी क्वाइट है, फिर क्वाइट है, उसके बाद मॉडरेटली लाउड है, फिर वेरी लाउड है और फिर डेंजरस लेवल के ऊपर लाउड है। तो 80 डेसिबल से ऊपर जो है हमारे पास वो कंसिडर किया जाता है लाउड, और ये जो है वो डैमेजिंग होता है एयर्स के लिए भी हमारे, और दूसरा डैमेजिंग होता है हमारे ब्रेन के लिए भी। तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज जिनसे ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर जो मशीन्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मिल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑटो एंड मोटर व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, उनसे प्रोड्यूस हो रहा है साउंड। एयरक्राफ्ट से हो रहा है, मोटर बोट से हो रहा है, शिप से हो रहा है, लाउड स्पीकर्स हैं, इसके अलावा सोशल गैदरिंग्स हैं और म्यूज़िक है और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैं। तमाम सोर्सेज हैं जिनसे हमारा जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, कॉन्स्टेंट नॉइज़ मैं बता चुका हूँ, फिजिकली तो अफेक्ट करती है, मेंटली भी अफेक्ट करती है। मुसलसल अगर एक शोर आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो आपका जो दिमाग है उसको अफेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा शोर से जो है हेडेक हो सकता है, फटीग हो सकती है, थकावट रह सकती है, नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ सकती है और इरिटेबल जो है वो हो सकती है। तो आप देखते हैं कि ट्रैफिक जो है उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो इरिटेबल हो जाते हैं जब हॉर्न जो है वो मुसलसल कोई दबा रहा होता है, बजा रहा होता है हॉर्न जो है, तो आगे वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है और कई बार इसी पर लड़ाई भी हो जाती है। ठीक है जी, ये हो गई नॉइज़ पोल्यूशन। नॉन मेडिकल पोल्यूशन के अंदर एक थर्मल पोल्यूशन होती है, टेम्परेचर जो है आपको इसके अंदर आई थिंक नहीं दी हुई है, मैंने शायद मिस कर दिया। तो थर्मल पोल्यूशन होती है, टेम्परेचर जो है वो आपका एलिवेटेड होता जा रहा है जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है भाई, थर्मल पोल्यूशन हो गई, ये आपकी नॉन मटीरियल पोल्यूशन हो गई। अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के ऊपर, यानी क्या करें ऐसा कि जिससे हमारा एनवायरनमेंट कंजर्व हो, हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड हो और ये जो पोल्यूशन है इसे कम से कम किया जा सके। तो एक प्रॉब्लम ये है कि अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ रेट जो है हमारा, जो आबादी मुसलसल बढ़ती जा रही है, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती जा रही है तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज बनते जाते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है वो हार्मफुल होते हैं। इतने ज़्यादा लोग होने की वजह से जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है ना। हमारे पास जो बायोस्फीयर है, जो हमारी जो अर्थ है, जिसमें हमारी जितनी भी लाइफ है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ने से होता क्या है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ते हैं उतना ज़्यादा उनके लिए फ़ूड जो है वो सप्लाई करना ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा फूड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है उतना ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रॉब्लम कॉज करता है। सिमिलरली जितना ज़्यादा लोग बढ़ते हैं उतना ज़्यादा उनकी डिमांड्स बढ़ती हैं, उतना ज़्यादा उनकी नीड्स बढ़ती हैं, उतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, उतना ज़्यादा मटीरियल सिंथेसाइज होता है, जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है जी, अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक तरह के रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली चलते जाएंगे अगर आप उन्हें प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें, जिसके अंदर एयर है, वाटर है, फूड है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो इस नेचुरल रिसोर्सेज की प्रॉपर मैनेजमेंट है। अगर इसे प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके, तो इनको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, इनको पोल्यूशन फ्री रखा जाए, तो ये लंबे वक्त तक चलेंगे और ये कभी डिप्लीट नहीं होंगे। दूसरी चीज़, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए आपको पोल्यूशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। अब पोल्यूशन के जितने भी सोर्सेज हैं वो अभी आपने पीछे देख लिया, एयर पोल्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज हैं, वाटर पोल्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज हैं, लैंड पोल्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो जब आपको सोर्सेज पता लग जाते हैं तो फिर आप उनकी कंट्रोल करने के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पोजल ऑफ सीवेज जो है वो अगर प्रॉपर हो तो वो समंदर के अंदर ना हो, वो लेक्स के अंदर ना हो, रिवर्स के अंदर ना हो, जिसकी वजह से यहाँ का जो पानी है वो पोल्यूट नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो है वो कम से कम हो। इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल कम हो। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से बेहतर जो है वो आप ये कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल ये होता है कि आप जो भी चीज़ आपको नुकसान पहुँचा रही है, जो भी ऑर्गेनिज्म आपको नुकसान पहुँचा रहा है, आप उसे खाने वाला लेकर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसेक्ट है आपका जो कि आपकी फसलों को खाता है, तो कोई ऐसा एनिमल ले आएँ जो कि इस इंसेक्ट्स को खाता हो, ताकि आपको पेस्टिसाइड केमिकल इस्तेमाल ना करने पड़े। तो दिस इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जिसकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, जो कि प्लांट के जो पेस्ट होते हैं, प्लांट्स के ऊपर खाने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस।
ये बैसिलस thuringiensis जो है ये कैटरपिलर को जो है वो किल करता है। तो आपको कैटरपिलर को मारने के लिए जो है वो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे तो ये बैक्टीरिया इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ कैटरपिलर को जो है वो खा जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। सिमिलरली जो फर्टिलाइजर्स हैं वो नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं, तो यही नाइट्रोजन जो है ये कुछ बैक्टीरिया रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं जो कि ये बैक्टीरिया बना कर देता है। तो यही बैक्टीरिया अगर डिफरेंट उन प्लांट्स के अंदर भी जिनकी रूट्स में नहीं भी हैं, उन प्लांट्स को भी सप्लाई किए जाएँ, उन प्लांट्स के अंदर भी प्रोड्यूस किए जाएँ, तो आपको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। इसके अलावा एयर जो है पॉल्यूटेड एयर जो है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। जिन जिन सोर्सेज से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सोर्सेज को मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है, लाइक इंडस्ट्रीज़ को, व्हीकल्स को, दूसरे इंजन्स हैं इनको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि या दूसरे जो आपके ऑल्टरनेट फ्यूल्स हैं उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। लाइक पानी से चलने वाली गाड़ी का बहुत ज़्यादा चर्चा होता है, तो अगर ये बना ली जाए तो आपके जितने भी फ्यूल्स हैं इनको कम से कम किया जाएगा, तो इनसे एमिट होने वाली जितनी भी गैसेस हैं वो कम से कम हो जाएंगी, जिससे जो एयर पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी। रिसाइकलिंग एक और मैनेजमेंट के अंदर आता है कि आपका जितना भी वेस्ट आ रहा है उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल ऐसा है, मेटल्स हैं, प्लास्टिक हैं, तो जो कि रिसाइकिल किए जा सकते हैं। तो अगर वो रिसाइकिल ना किए जाएँ तो वो मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है, और एक्यूमुलेट होने की वजह से वो लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन जो है वो कॉज करता है। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो कि डेली प्रोड्यूस होता है। अगर उसे रिसाइकिल कर लिया जाए तो इसका जो नंबर है वो मिनिमम से मिनिमम हो जाएगा। बाकी ये लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब इस टॉपिक का लास्ट है, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट। तो भाई ऑर्गेनिजम्स को बचाने के लिए देखें, एनवायरनमेंट को जब आप सेव करेंगे, एनवायरनमेंट को जब आप प्रोटेक्ट करेंगे तो वो जो है वो आपके जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। अब हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है जिसको हम हैबिटेट का नाम देते हैं। जैसे कि पानी में रहने वाले हैं, उसमें फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं, या समंदर के पानी में रहने वाले हैं, कोई एनिमल प्लांट फॉरेस्ट के अंदर ग्रो करने वाला है, तो ये इनका पर्टिकुलर हैबिटेट है। तो जब आप इन्वायरमेंट को कंजर्व करेंगे तो आप उस एनिमल के या उस ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को कंजर्व करेंगे, जिसकी वजह से वो वहाँ पर प्रोपिगेट हो सकता है। तो हो ये रहा है कि इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ होता जा रहा है और वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं, यानी वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर इसी तरह से कॉन्स्टेंटली जो एनवायरनमेंट है वो डैमेज होता रहा तो एनिमल्स का नंबर, प्लांट्स का नंबर जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं वो बढ़ता जाएगा। आपके जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनके अंदर हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है प्लांट्स की, लेकिन चूँकि जो फॉरेस्ट हैं वो काटे जा रहे हैं, मुसलसल काटे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से हो ये रहा है कि जो आपकी नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स हैं, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं, वो मुसलसल डिक्रीज़ होती जा रही है। इसके अलावा जो रेजरवॉयर्स बनाए जाते हैं, जो डैम्स बनाए जाते हैं, उनकी जो प्रॉपर साइट है उसकी सिलेक्शन, प्रॉपर साइट की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डैम्स ऐसी जगह बनाने चाहिए जहाँ पर आप वाटर को स्टोर भी कर सकें, और जहाँ से वाटर जो है वो अगर आगे जाता तो आपकी आबादी को नुकसान पहुँचाता, अर्बन एरियाज़ को नुकसान पहुँचाता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर गौर करके, जिनके ऊपर काम करके आप एनवायरनमेंट को भी कंजर्व कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के साथ साथ आप ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को और उनके नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं, नंबर ऑफ़ स्पीशी और स्पीशी के जो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म है उन्हें कांस्टेंट रख सकते हैं, उन्हें कंजर्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोल्यूशन एंड इट्स मैनेजमेंट।